कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का आपका जो टॉपिक है वो जो है जैसे मैंने कहा था कि इसमें कुछ ऐसे पोर्शन हैं आपके सिलेबस में जिस पे बहुत मतलब आप लोगों को कंफ्यूज भी रहता है कि सर इससे क्या पढ़ें कैसा पढ़ें। इसी क्रम में आप एक टॉपिक चेक करना, आपके पॉलिटी वाले सिलेबस में संभवतः उसने दिया है और सिलेबस में उसने जो टॉपिक का नाम लिखा है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वो एक पूरा टॉपिक दिया है, उसको पूरा हाईलाइट कर लेना। यानी इसका ये मतलब हो गया कि आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, उससे में थोड़ा सा इंडिया वाला पोर्शन जो है उसको भी हम लोग लिंक कर लेंगे और जो ये चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि एग्जाम है आगे सामने, अब फालतू का अब ये है कि पूरे 30 जितना भी उसमें पोर्शन है वो कंप्लीट पढ़े या जो एग्जाम में आ सकता है वो देखे। ये दोनों चीज अपने आप में है। ठीक है, और एग्जाम है वनडे पैटर्न का, तो एक आइडिया बता दूंगा मैं आपको इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप लोग अगर इसको तैयार करके चलेंगे तो मतलब बेफिक्र होकर आप एग्जामिनेशन हॉल तक जा सकते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। दूसरा, ये टॉपिक पढ़ने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा एक टॉपिक सिलेबस में अलग से पैटर्न में दिया होता है। यानी जैसे कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो आपको बीच बीच में उठाए होते हैं, बीच बीच में रखे होते हैं पूरे एक सिलेबस में। ठीक है, ये क्या है, कुछ टॉपिक अलग से दिए हैं। जैसे आपका देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यूएनओ पूरा दिया है, उसने पूरा ही पैटर्न दिए हैं। उसके बाद मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अलग से दिए हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा निशस्त्रीकरण वाला, शस्त्रों की होड़, वो भी मैं करा दूंगा आपको। तो तीन चार टॉपिक ऐसे हैं, हो सकता है कि एक दो तीन नंबर यहीं से आपके बन जाए क्योंकि सेपरेट टॉपिक हैं तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, यानी ये आखिर है क्या, ये चीज आपको पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूं। बाकी फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रहते हैं, इससे आता है पेपर में और आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी। ठीक, देखिए बच्चों, हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो मानव जाति है यानी जो ह्यूमन है उनको जो है बहुत ज्यादा त्रासदी, बहुत ज्यादा यातनाएं, गुलामी, यानी मानव जो है मानव के मानव होने पर ही शर्मिंदा हो जाता। मतलब आज की कंडीशन में सोचते कि किसी इंसान या किन्हीं इंसानों के साथ या किसी के साथ ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है। ठीक है, उस दौर में ऐसा हुआ करता था कि मानव जो है जानवरों से भी बदतर उसकी कंडीशन थी। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या उससे पहले का जो समय था, बहुत अजीब सी स्थिति थी। न इंसान की स्वतंत्रता पे ध्यान दिया जाता था, न इक्वालिटी पे ध्यान दिया जाता था, न जस्टिस, न न्याय पे ध्यान दिया जाता था। ओवरऑल हर जगह आपको क्या दिखते थे, कहीं दंगे दिखते थे, मारकाट दिखती थी, मानव को गुलाम बनाना, यातनाएं देना, यानी जितना भद्दा व्यवहार किसी इंसान के साथ किया जा सकता है उससे भी बुरा चीज वहां पे हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध एंड हुआ, तो कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यूएनओ निकला। ठीक है, इन लोगों की ही एक काउंसिल हुआ करती थी, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आपने नाम सुना होगा। इसने एक मसौदा तैयार करने का जिम्मा उठाया, यानी जो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसमें जो यूएनओ की एक बॉडी है अपने आप में, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, वहीं से जो है उसने एक मसौदा बनाया, ड्राफ्ट बनाना शुरू किया, जिसमें डी रूजवेल्ट जी की जो मतलब आप लोग सुना होगा उनकी वीडियो जो थी, वो उसकी मतलब उस समिति में भी मेंबर रही थी जो मानवाधिकारों की, या उसकी अध्यक्षा थी जो समिति बनी थी मानवाधिकारों की घोषणा के लिए। तो इन लोगों ने कुछ ऐसे पॉइंट रखे जो इस चीज के लिए, ये चीज ध्यान में न रखते हुए कि उसका लिंग क्या है, उसका धर्म क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ, उसकी भाषा क्या है, बोली क्या है, जात क्या है, इन सब चीजों से हटकर सिर्फ और सिर्फ मानव को मानव समझा जाए और एक मानव को मानव होने के नाते क्या राइट होने चाहिए, उस चीज के लिए क्या किया गया था, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, सीधा सीधा इसमें ये कहा गया, आप ये भूल जाइए कि क्या कोई इंसान कहां से आया है, क्या उसकी जात है, क्या धर्म है, इस चीज को ध्यान में न रखिए। बस ये समझ लीजिए कि एक इंसान होने के नाते इंसान को क्या क्या बेसिक राइट होने चाहिए, क्या क्या उसके अधिकार होने चाहिए, उसी चीज के लिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है की गई, जिसको कि यूएन महासभा द्वारा क्या किया गया था, सामान्य सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया था। ये किया गया था बच्चों 10 दिसंबर
1948 को। ये क्वेश्चन भी आता है, ये कि मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसको एक्सेप्ट कब किया गया था, 10 दिसंबर 1948। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया था, आपका आंसर होना चाहिए 10 दिसंबर 1948 को इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट अपने आप में रहता है। ठीक है, ये जो स्वीकार किया गया था, अगर ये पूछता है कि कहां पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था, ये किया गया था पेरिस में। ठीक है, ये सम्मेलन जो हुआ था जहां पे इसको स्वीकार किया गया था, ये किया गया था पेरिस में। और इसमें जो सबसे ज्यादा बात दी गई थी, सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, वो 3 पॉइंट पे किया गया था, न्याय, स्वतंत्रता और शांति। ठीक है, इसके जो बुनियाद थी यानी मुख्य बिंदु थे, इसका जो बेसिक पॉइंट था, मुख्य बिंदु थे, ये 3 पॉइंट थे, न्याय, जस्टिस किसी भी इंसान को, स्वतंत्रता, ठीक है, कैसे लोग गुलामी में रहते थे उससे पहले, और तीसरा क्या होता है, न्याय, स्वतंत्रता। यानी ये 2 पॉइंट, और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है अपने आप में शांति यानी पीस। ठीक है, इन 3 पॉइंट का आधार बनाते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से 3 बिंदु, न्याय, स्वतंत्रता और शांति थी। और 10 दिसंबर 1948 को इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। और कहां पर यह स्वीकार किया गया था, पेरिस में इसको स्वीकार किया गया था। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वजह से आप लोग जानते होंगे प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, वो कब मनाया जाता है, हर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्या होता है, मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी मानवाधिकार दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके जो बैकग्राउंड है वो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसको एक्सेप्ट किया गया था, जिसकी वजह से मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अपने आप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1991 में, यानी जब शीत युद्ध एंड के कगार पे था, 1991 में पेरिस में यूएनओ बैठा, यूएनओ का सम्मेलन हुआ, उसमें एक सिद्धांतों का समूह पेश किया गया था मानवाधिकारों पर, और जिसको क्या बोला जाता है, पेरिस सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये लिखो 1900, ऐसे लिखो 1991 डैश लिखो, पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत ये जो था, ये किसके तत्वावधान में हुआ था, ब्रैकेट में लिखो, यूएनओ द्वारा वर्ष 1991 में मानवाधिकारों पर क्या किया गया था, पेरिस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया था। तो कभी अगर इस टाइप से अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है कि मानवाधिकारों से संबंधित पेरिस सिद्धांत कब मतलब एक्सेप्ट किया गया था, 1991 में, किसके द्वारा, यूएनओ के तत्वावधान में। ठीक है, अब देखो यूएनओ ने क्या किया, इसके बाद हर वर्ष, यानी जैसे 10 दिसंबर 1948 को तो स्वीकार किया गया था, उसी के 2 वर्ष बाद, यानी यहां पर 1991 10 दिसंबर 1993 में जब ये पेरिस सिद्धांत जो स्वीकार किया गया था मानवाधिकारों पे, उसके 2 साल बाद यानी 10 दिसंबर 1993 से मतलब प्रतिवर्ष यूएनओ ने ये कहा कि हर साल हम क्या मनाएंगे, मानवाधिकार दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये 1993 से शुरू हुआ। देखो यूएनओ द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाने की घोषणा, ह्यूमन राइट डे यानी HRD लिख दिया। ठीक है, ह्यूमन राइट डे मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, कि अब जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, मतलब प्रत्येक वर्ष 10 तारीख को हम क्या मनाएंगे, मानवाधिकार दिवस मनाएंगे। ये कब से शुरू हुआ था, ये 10 दिसंबर 1993 से इस चीज को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आखिर जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, अब बच्चों ये सिंपल सी बात है, मनुष्य की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समानता, उस पे बंधुत्वता, भाईचारा, मतलब एक ऐसी बात करता है जहां इंसान अपना पैदा जब इंसान होता है तो एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, उसको अपने व्यक्तित्व के विकास को करने के लिए क्या बेसिक नीड है, जिसको इस बात को ध्यान में न रखा जाए कि वो कहाँ पैदा हुआ है, किस देश में पैदा हुआ है, किस जात में पैदा हुआ है, किस धर्म में पैदा हुआ है, इस चीज से हट के, इस चीज से परे रहते हुए एक इंसान को इंसान समझा जाए और उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, क्या बेसिक आवश्यकताएं हैं, क्या मूलभूत आवश्यकता है, उसी चीज के लिए क्या किया गया था, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछता है इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, कुल अनुच्छेद
इसमें जो है बच्चों कुल 30 अनुच्छेद हैं। कभी पेपर में अगर आता है, यही इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया था, और मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसमें कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन रहते हैं, यही पेपर में आना भी चाहिए। अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन उठता है, यहीं से आपका क्या उठना चाहिए, क्वेश्चन उठना चाहिए कि कुल अनुच्छेद कितने हैं और इसको कब स्वीकार किया गया। तो कुल अनुच्छेद पूछेगा तो आपसे 30 अनुच्छेद इसमें है, ठीक है। अब देखना इसी परिप्रेक्ष्य में जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, इसके जो सदस्य देश थे, यानी यहाँ पर जो मेंबर थे इस उसमें, उन लोगों ने भी, हर किसी ने इसी अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत था मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी, इसी को आधार बनाते हुए अपने अपने देशों में क्या क्या मानवाधिकार से संबंधित रूल लेके आए, मानवाधिकार संबंधी एक्ट लेके आए या मानवाधिकार संबंधी कमीशन बनाए गए। इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखते होंगे कि भारत में भी एक मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है, राज्य सरकारों में भी मानवाधिकार आयोग है। तो वो मानवाधिकार आयोग क्यों बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि कहीं पर किसी मानव के, किसी मनुष्य के कोई राइट तो नहीं छीने जा रहे, कहीं उसके साथ उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। और वो जो कानून बनाए राष्ट्रों ने, वो इसी के परिप्रेक्ष्य में बनाए जो इसमें दिए गए थे, ठीक है। अब जैसे बाय चांस कोई अपराधी है और उसको जेल में भेजा गया, ठीक है, तो मानवाधिकार कमीशन ये भी चेक करता है कि उसने अपराध तो किया, लेकिन कहीं जेल में उसके साथ कुछ वो तो नहीं हो रही, उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, या उसके साथ को प्रताड़ित तो नहीं कर रहा, यानी उसके मानव अधिकार छीने तो नहीं जा रही, ये तक चेक करता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि वो अपराधी है उसके मानवाधिकार खत्म कर दो, अपराध अपनी जगह है लेकिन उसके अपने राइट हैं ह्यूमन होने के नाते। अब तुम ये थोड़ा ना कहोगे कि जिसने अपराध किया इसको खाना ही मत दो, वो तो भाई मर जाएगा ना, खाना तो देना ही पड़ेगा आपको, उसका अधिकार है, ठीक है, उसको हवा पानी सब देना पड़ेगा ना। अब भले ही आप जेल के अंदर है तो उसके अपने अधिकार थोड़ा खत्म कर दोगे। तो मानवाधिकार आयोग, हर राष्ट्र ने, हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से मानवाधिकार आयोगों का गठन किया या मानवाधिकार से संबंधित रूल बनाए। तो भारत में भी इसी परिप्रेक्ष्य में एक आयोग है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इससे क्वेश्चन भी आता है भारत में, यहीं पे हम लिंक कर देते हैं। तो लिखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के परिप्रेक्ष्य में इंडिया लिख देना, इंडिया का लिख देना, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, यानी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका जो गठन हुआ था बच्चों, ये हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है। इससे संबंधित जो चीज आई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो चीज आई है वो आई है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, भारत का है, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट अधिनियम। पहले राष्ट्रपति ने इसमें अध्यादेश लाया, उसके बाद इसको एक्ट बनाया गया। ये है बच्चों 1993 का, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, मानवाधिकार से संबंधित चीज है, ये वैधानिक है, ठीक है, यानी विधि से संबंधित है, संवैधानिक नहीं है। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, वैधानिक आयोग, ये क्या है, वैधानिक है, ठीक है, कोई संवैधानिक नहीं है, यानी कि इसका कोई आर्टिकल होगा या संविधान में वर्णन है। 1993 में इसको लाया गया, ठीक है। अब जो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, यानी नेशनल, जो सेंट्रल लेवल पे होता है, उसका याद रखना वो एक वैधानिक संस्था है, ये वाली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसमें जो सदस्य होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, देखो ये ऊपर वाले का बता रहा हूं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं क्या, जिसको आप लोग बोलते हैं उसके जो सदस्य वहां पे हैं, यानी जो वहां पे स्थायी सदस्य है। तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 5 क्या होते हैं, स्थायी सदस्य। और इसका जो अध्यक्ष होगा किसका, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो भारत का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, लिखो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। अगर कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछता है ना, इनमें से किस आयोग का अध्यक्ष एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है, तब आपका क्वेश्चन क्या होगा, न्यायाधीश, ठीक है, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसका अध्यक्ष जो होता है रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है। बाकी इसमें जो सिटिंग जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको मानवाधिकारों से संबंधित ज्ञान होता है, वो लोग भी इसके मेंबर होते हैं। तो वो नहीं पढ़ना आपको 5 स्थायी सदस्य होते हैं और रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा देखना इसके कुछ पदेन सदस्य होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। पदेन मतलब उस पद पे जो बैठा होगा वो इसका मेंबर हो जाएगा। जैसे किस किसका, एक आपने सुना होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, उसका जो अध्यक्ष होगा। नेशनल SC कमीशन, अनुसूचित जाति कमीशन का अध्यक्ष। नेशनल ST कमीशन, अनुसूचित जनजाति कमीशन का अध्यक्ष। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है इसमें पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे। एक लिखो
पदेन सदस्य, ठीक है, पदेन सदस्य। अध्यक्ष किस किस के अध्यक्ष होंगे, देखो सिर्फ अध्यक्ष हैं, बाकी मेंबर नहीं। अध्यक्ष किस किस के होंगे यहां लिख देता हूं, देखो एक लिखो आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। दूसरा लिखो नेशनल एससी कमीशन, ठीक है, एनएससी, एससी कमीशन, नेशनल एससी कमीशन लिख दिया हमने, ठीक है, एनएससीसी लिख दिया, नेशनल एससी कमीशन। और एक लिखो नेशनल एसटी कमीशन, यानी शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और चौथा जो होता है, मतलब इसका जो पदेन वो होगा वो कौन होगा, नेशनल ह्यूमन कमीशन, ह्यूमन कमीशन। तो इतने जगह से इसके क्या आते हैं, पदेन सदस्य यहां से निकल के आते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से किस आयोग के पदेन सदस्य के रूप में ये लोग भी विराजमान होते हैं, इनके अध्यक्ष, या इसमें से किस कमीशन का अध्यक्ष एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है, जो कि क्या होगा, सदस्य इसका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अब ये जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल देखना, 5 स्थायी का, ठीक है, इनका कोई कार्यकाल नहीं, ये तो पद पे जो ये तो होगा ही होगा, तो कार्यकाल होगा इनका। 5 स्थायी सदस्य का कार्यकाल लिखो, ये यहां से लिंक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, यानी इन दोनों में जो भी इनको पहले कंप्लीट हो, पद पे बैठे हुए 5 वर्ष पहले हो, या इनकी खुद की उम्र 70 वर्ष हो, इन दोनों में जो भी होगा वो इनकी क्या होगी बच्चों, अपने आप में इनका कार्यकाल। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी, स्थायी सदस्य की नियुक्ति होगी, है, नियुक्ति करेगा बच्चों भारत का राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बाकी जो पदेन सदस्य होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनके लिए क्या होता है, मतलब सॉरी मतलब जो अदर मेंबर होते हैं, यानी 5 स्थायी सदस्य में नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति जो इसके अलावा अदर मेंबर होते हैं, ठीक है, वो जो इसकी एक समिति होती है, वो जो है रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को, कि जिसमें भारत का प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, इसके अलावा एक आध और हैं शायद, वो लोग एक रिकमेंडेशन देते हैं राष्ट्रपति को, इस आधार पर इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। यानी ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब देखना आपको ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके बाद 1998 में, अब मानव अधिकारों की भारत वाला लिंक तो मैंने कर दिया आपको, ठीक है, इंडिया वाला इतने से आपका काम बन जाएगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। जब ये बच्चों घोषणा हुई, ये मतलब पूरे विश्व ने, जो भी इसके मेंबर थे, सदस्य राष्ट्र थे, विचार विमर्श करने के बाद बताया कि क्या क्या बेसिक उनकी नीड है, क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद यूएनओ ने एक वर्ष 1998 में जो किया था, विश्व मानव अधिकार वर्ष के रूप में मनाया था, ठीक है। लिखो 1998 का जो वर्ष था, विश्व मानवाधिकार वर्ष। कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है ना, ये आपने कई बार देखा होगा कि किस वर्ष विश्व मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो 1998, ठीक है, 1998 को विश्व मानवाधिकार। क्यों मैं यहाँ पे ये मानवाधिकार वर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक है, टॉपिक से लिंक करने वाली चीज है कि हाँ, यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो विश्व मानवाधिकार वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया था, 1998 का वर्ष मनाया गया था, ठीक है। अब इसमें देखना, जैसे आप अगर बेसिकली कहीं पे भी हैं, ह्यूमन राइट में क्या क्या आ सकता है बताओ मुझे, ह्यूमन राइट मानवाधिकार, जैसे एजुकेशन आएगा, एक खुद ही कॉमन सेंस है, ठीक है, यानी शिक्षा लिख लो आप लोग। इसके अलावा जैसे आप विचार है, या आपने आपका संघ बनाना है, यानी आपने सूचना लिख लो, चलो इंफॉर्मेशन, ठीक है। ह्यूमन राइट यही तो कि आपको सूचना का अधिकार होना चाहिए, आपको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा आपके थॉट्स, विचार लिख लीजिए, ठीक है, आप विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा स्पीच आप दे सकते हैं, यानी भाषण की स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए, यही तो ह्यूमन राइट है ना। इसके अलावा सभा, असेंबली बना सकते हैं आप, आपका मूवमेंट हो सकता है, एसोसिएशन बना सकते हैं, देखो मूवमेंट, गतिशीलता आपकी होनी चाहिए, सभा बना सकते हैं आप, असेंबली बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है बताइए, यही चीज तो ह्यूमन राइट के अंदर आएंगे ना, जैसे आपके थॉट होने चाहिए, आप प्रेस से आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्पीच दे सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप मूवमेंट गति कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एजुकेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, असेंबली आप बना सकते हैं। इस टाइप से जो चीजें आती हैं, ये सब के सब बच्चों किसके अंदर आती है, अपने आप में मानवाधिकार के अंदर आती है, यानी ह्यूमन राइट। इसके आगे देखिए, अब देखिए मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है, अब आपसे क्वेश्चन जहां जहां से पूछ सकता है, आप खुद समझ चुके हैं कि इसके आर्टिकल कितने, इसमें 30 अनुच्छेद हैं। अब आप क्या ये हमारे लिए सही रहेगा कि हम 30 के 30 अनुच्छेद पढ़ के जाएं? तो मुझे नहीं लगता बच्चों कि हमारे लिए सही रहेगा। वनडे एग्जाम है, ये टॉपिक तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये सेपरेट दिया है और पता लगा एग्जामिनर की नजर वहीं पड़े, जैसे होता नहीं, कुछ टॉपिक तो ऐसे दिए एक के साथ एक पूरा मैसअप किया है वो, एक ये जो टॉपिक है ये अलग से दिए, सेपरेट दिए, आपने चेक किया होगा। तो यहां से जो क्वेश्चन उठता है, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट, इसमें अनुच्छेद कितने बताए मैंने, 30 आर्टिकल है इसमें, ठीक है।
आर्टिकल 30 है, इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या पूछता है तो 30। तो आपको कुछ बेसिक जो है वो आपने सुने होने चाहिए, आप रटो या मत रटो, ठीक है। जैसे पहला जो अनुच्छेद है 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें मानव के प्राकृतिक अधिकार की बात कही है, पता लगा ये पूछ दिया कि जो मतलब ये है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसमें मानव के प्राकृतिक अधिकारों की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 1, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार की बात। अब नेचुरल राइट जो होते हैं प्राकृतिक अधिकार की बात, उसके अंदर जैसे आप लोग खुद ही समझते हैं सभी लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं, सभी की प्रतिष्ठा है, सभी को अपने आप में अधिकार हैं, इसके अलावा सभी के पास तर्क है, विवेक है, भाईचारा होना चाहिए, ये सब चीजें इसमें बात कही गई, ठीक है। यानी क्या क्या बात होगी, जैसे स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्र पैदा होते तो इसको मतलब मनुष्य सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं, बाकी किसने बना रखा है, जो समाज ने बना रखा है या देशों ने बना रखा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी के पास तर्क प्लस विचार हैं, ये तो खुद ही आप जानते हैं, सभी के पास तर्क और विचार हैं। सभी के अपने क्या है, अधिकार होते हैं, अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, यानी हर किसी की प्रतिष्ठा है, अधिकार है, प्रतिष्ठा प्लस अधिकार, ठीक है, हर किसी के का सम्मान करना चाहिए। ये सब चीजें ये किसके अंदर कहता है, आर्टिकल 1। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो यही कहेगा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, तो प्राकृतिक अधिकार की बात करता है आर्टिकल नंबर 1, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके अलावा। बाकी अगर आप देखोगे ना आर्टिकल 3 से 15 तक, आर्टिकल 3 से 15 आपको सब चीजों में क्या दिखेगा, यहाँ पे जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की संरचना, विधि के समक्ष समानता, ये सब दिखेगा, ठीक है। यानी आपको सबके पास जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, प्लस सभी स्वतंत्रता की बात करेंगे, स्वतंत्रता, व्यक्ति की संरचना कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति की संरचना, रटना नहीं है इसको, ठीक है, और विधि के समक्ष समानता, ये सब दिखते हैं आपको, विधि के समक्ष समानता इसके अंदर दिखेगा, किसके अंदर, 3 से 15 के अंदर। अब आप 3 से 15 से अब एक एक आर्टिकल तो पढ़ नहीं सकते, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप सीधे इसके 2 माह वगैरह उसमें क्या लिखा है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। यानी अगर जैसे ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल 2 माह हो गए ना, उसमें क्या लिखा है, जाति, लिंग, धर्म और भाषा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किस कौन सा आर्टिकल कहता है, इसका ह्यूमन राइट का 2nd आर्टिकल कहता है, ठीक है। इसके अलावा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये उन्होंने लिखा है ना, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल 3 कहता है जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, हर किसी की लाइफ की जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अब वही मैं कह रहा हूं, आप लोग जैसे देखना ना, अगर बाई चांस कोई आदमी जिसने अपराध किया है वो जेल में बंद है, और कई केसेस आपने सुने होंगे जेल में मृत्यु के, ठीक है, कई लोग जेल में मर जाते हैं, जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है एक्टिव हो जाता है। क्यों, यही आर्टिकल पकड़ता हो, आखिर इसकी जीवन की सुरक्षा क्यों नहीं की। चलो अपराधी है, अपराध उसको सजा सुनाएगा, लेकिन जेल के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन भी उठने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वो यहीं से लिया है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए हर किसी को, ठीक है। इसी के अलावा व्यक्ति गुलाम नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता क्यों कह रही है, आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 है, स्वतंत्रता के आगे लिख दो आर्टिकल 4, यानी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, व्यक्ति गुलाम नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो व्यक्ति की गुलामी के खिलाफ ये जो है, कोई व्यक्ति जो है गुलाम नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्रता की बात करता है। इसी तरीके से अपमानजनक व्यवहार आप किसी के साथ नहीं करते हो, 5वां आर्टिकल कहता है, इतना पढ़ना नहीं है आपको। 6ठा आर्टिकल कहता है कि विधि के समक्ष व्यक्ति की संरचना, मतलब अपमानजनक व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 6 विधि के समक्ष समानता, 6 लिख दो इसके नीचे, आर्टिकल 6 कहेगा। इसके अलावा 7 में भी इसी प्रकार की चीज है। अब एक एक चीज हम नहीं पढ़ सकते हैं, और इतना बड़ा है, इसको पढ़ के भी क्या फायदा बताओ, ठीक है। अब इसके अलावा मौलिक अधिकार, अगर 8 में कहता है जैसे किसी के मौलिक अधिकार अगर निरस्त हुए या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, 8 में कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 9 जो है वो उसमें कहा गया कि बिना कारण बताए आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो आर्टिकल 9 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 10 है, सब अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए न्यायालय जा सकते हैं अगर उनके अधिकार और कर्तव्य है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसको न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है, ठीक है। आप लिखते रहना, मैंने बोल दिया। एक शोर वाला ध्यान रखना, इसमें विवाह की स्वतंत्रता है, विवाह की स्वतंत्रता। विवाह की स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कहीं से भी आपके व्यक्ति हैं, 2 लोग अगर इतना मतलब जो रखा है इसका क्राइटेरिया, उसके आधार पे आप विवाह किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि विवाह एक सामाजिक क्या है, अपने आप में सामाजिक प्रथा है, एक भी कह सकते हैं, सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो विवाह की भी स्वतंत्रता आर्टिकल जो है 16 बताता है किसका, ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का। इसी तरीके से अगर आप आओगे आर्टिकल 19 में, जैसे हमारे संविधान में
है उसी तरीके से यहाँ भी धर्म प्लस विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे 19 में क्या आ गया, आर्टिकल 19 में धर्म है, विचार है, इसके आगे लिख दो धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ह्यूमन राइट का 19वां आर्टिकल कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 22 है, 26 है, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करता है या अधिकारों का वर्णन करता है, तो इतना हमने नहीं देखना है, ठीक है। बाकी 29 में सामाजिक संबंध वो है ऐसा वैसा। तो एक बेसिक जो चीज है आपको जो पढ़ना चाहिए वो आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर आप देखोगे, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट जो है वो एक्चुअल में कब उसको डिक्लेयर किया गया था, कब उसकी घोषणा हुई थी, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और इस टॉपिक को जितना मैंने बताया है अगर आप उतने भी कवर करके जाओ ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, या किस वर्ष यूएनओ द्वारा मनाया गया था, या भारत में ये जो एक्ट था कब आया था ह्यूमन राइट से संबंधित, या इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन अगर आर्टिकल से पूछ देगा तो इसमें से अगर आप देखोगे तो आपका बन जाएगा। लेकिन इतना डेप्थ में जाना जो है मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, इतना डेप्थ पूछेगा भी नहीं। आप लोग इसको सही से तैयार कर लेना, तो आपका ये एक टॉपिक हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट डे या एक दो दिन छोड़ के आपका शस्त्रीकरण वाला, शस्त्रों की होड़ वाला वो टॉपिक कवर कर लेंगे। इसीलिए मैंने कल जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़े उनसे मैंने आपके यूकेपीएससी ने जो सिलेबस या पहले का जो सिलेबस वो मांगा था, क्योंकि मेरे पे अब सिलेबस था नहीं, स्क्रीनशॉट मैंने उसको ले लिए थे, अब मुझे मिल गया है। तो मैं उसको चेक करके आपके ऐसे टॉपिक जिस पे आपने हाथ नहीं डाला है, जिसको अभी आपने छुए नहीं है, वो टॉपिक मैं आपके करा दूंगा। बाकी देखो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति, संसद ये आते हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे ना, अभी तक हम इससे पढ़ रहे हैं, तो इतना ज्यादा परेशानी वहां नहीं आने वाली, ठीक है। होपफुली जो चीज है आपके समझ आई होगी, आप इसको तैयार करिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।